आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। केरल के बाद दिल्ली में भी मंकी पॉक्स का एक केस मिला है और जिसके बाद लोगों के अंदर डर पैदा हो गया है। मंकी पॉक्स आखिर क्या है, कैसे ये बीमारी आती है, क्या इसके लक्षण होते हैं? हमारे साथ मेडिकल एक्सपर्ट समीर भाटी जी हैं। भाटी साहब, लगातार जिस तरीके से पहले कोविड चला, कोविड में लॉकडाउन भी हुआ, लेकिन अब मंकी पॉक्स पहले के केरल के अंदर था और अब दिल्ली में भी एंटर हो गया है। पहले तो इसके लक्षण बताइए कि क्या लक्षण होते हैं, कैसे ये बीमारी आती है। कहा जा रहा है मंकी पॉक्स बंदर के थ्रू ये बीमारी आती है, लेकिन क्या है इसमें सच्चाई? बिल्कुल, देखिए एक चीज़ मैं दर्शकों को बिल्कुल क्लैरिटी इसमें देना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा तो इस पर एक बार पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मंकी पॉक्स और कोविड का कंपैरिजन करने की भी हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो कोविड था, कोविड बहुत ज़्यादा संक्रामक भी था और उस तरह से घातक भी था। मंकी पॉक्स के लिए एक बात सबको जानना ज़रूरी है कि कोई नई बीमारी नहीं है। मंकी पॉक्स पहले भी थी। हाँ, पहले इस तरह से केसेस ज़्यादा नहीं देखे गए थे कभी। इस बार जैसा हम देख रहे हैं 70 से अधिक कंट्रीज़ के अंदर ये फैल चुका है। केसेस निश्चित तौर पे इस बार काफ़ी अभी तक के केसेस ज़्यादा है, इसलिए WHO ने भी इसमें इमरजेंसी घोषित की है ताकि सभी देश सतर्क रहें, अलर्ट रहें। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि इसको मंकी पॉक्स क्यों कहते हैं, क्या ये मंकीज़ के थ्रू आता है? देखिए ये बात हमें जानना ज़रूरी है। पॉक्स, जहाँ पर पॉक्स लग जाता है, जैसे चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया। पॉक्स का मतलब है चेचक, मतलब दाने टाइप का। तो ऐसी कोई बीमारी जिसमें शरीर में ऐसे दाने हो जाते हैं, तो वो आपका पॉक्स वाली डिजीज़ की कैटेगरी में आ गया। इसको मंकी पॉक्स इसलिए कहते हैं कि 1955 के अंदर मंकीज़ के ऊपर कोई एक रिसर्च हो रही थी, तो वहाँ देखा गया मंकीज़ के अंदर पहले ये बीमारी मिली, तो इस वजह से इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ गया। पर इंसानों के अंदर ये 1970 में पहली बार डिटेक्ट हुई थी। और ये ऐसा नहीं है कि बंदर या मंकीज़ से इंसानों के अंदर फैल रही है, ऐसा नहीं है। ये जूनोटिक डिजीज़ है, मतलब जंगली जानवरों में जो है ये बीमारी होती है और उनसे अब इंसानों के अंदर आई है। पर ये इंसानों से इंसानों में, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है और हो भी रहा है, जैसा हम देख रहे हैं। फिलहाल इसके भारत के अंदर भी केसेस देखे गए हैं। अभी जैसे आपने अपना दूसरा सवाल पूछा था कि इसके क्या लक्षण है और कैसे हम पहचानें इसको। देखिए ये भी एक वायरल डिजीज़ है, जैसे हम बात करते हैं अन्य वायरल डिजीज़ की तरह। तो इसमें आपको वही वायरल फीवर वाले लक्षण होंगे ज़रूर, जैसे बुखार का आना। इसके अलावा गला खराब हो सकता है, आपके यहाँ गिल्टी जो लिम्फ नोड हैं उनकी स्वेलिंग हो सकती है, सर दर्द, ये सब जो आपके वायरल फीवर के लक्षण होते हैं। इसके साथ जो नया लक्षण होता है इसके अंदर कि आपके दाने आना शरीर पे शुरू हो जाते हैं, और वो ज़्यादातर क्या होता है कि पूरे शरीर के साथ साथ आपकी हथेलियों पे भी और पैरों के तलवे पे भी होते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है कि इस तरह के लक्षण इस सीज़न में अगर किसी को दिख रहे हैं तो इसके लिए तुरंत वो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। लेकिन सर, जिस तरीके से कोविड फैलता था कि जो अपना लावा होता है उसके जरिए फैलता था, क्या इसका ये क्या फैलता कैसे है आपस में? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो आपने इसके संक्रमण की बात की है, किस तरह से फैलता है, इसके फैलने का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये किसी भी बॉडी फ्लूइड से फैल सकता है। मतलब अगर कोई संक्रमित जानवर है, उसको हुआ है, तो उसके ज़रिए इंसान को ये फैल सकता है कि आपका कोई आप जानवर के साथ कोई भी आपका पेट है, उसको अगर ये संक्रमण है तो उसको कुछ अगर ऐसा कुछ ब्लिस्टर टाइप का है, वो आपको लग गया, आपके कहीं कट है वहाँ से लग गया, ऐसे कुछ बॉडी फ्लूइड्स है उनके ट्रांसफ़र से ऐसा हो सकता है। ये ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन भी है कि जैसे हम कोविड के दौरान देख रहे थे कि कोई संक्रमित व्यक्ति है तो अगर वो छींकता खांसता आपके उसके क्लोज कॉन्टैक्ट में, तो ये उसके ज़रिए भी हो सकता है। तो इसके काफ़ी सारे ऐसे कारण हैं, पर इसमें ये देखने की ज़रूरत है कि ऐसा नहीं कि जैसे कोविड तो बहुत ही अधिक संक्रामक था कि एकदम मतलब कोई भी संक्रमित व्यक्ति के पास हम गए और हमें होने के चांसेस, इसमें ऐसा नहीं है। जब तक कोई क्लोज कॉन्टैक्ट ना हुआ हो किसी व्यक्ति से आपका और वो व्यक्ति संक्रमित हो, तो वो चांसेस हो जाते हैं ज़रूर। क्योंकि जैसा अभी हम बता रहे हैं कि संक्रमण ये फैला हुआ है, तो इस समय हम लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे हम विदेश की बात करें कि काफ़ी सारे देशों में फैला हुआ है, तो ऐसे जो हाई रिस्क वाले कंट्रीज़ है जिनका हमें पता है कि इन कंट्रीज़ में ज़्यादा है, तो वहाँ अगर हम लोगों का ट्रैवल होता है तो हमें विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन सर, जिस तरीके से दिल्ली में जो केस मिला है उसकी तो कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने कोविड के दौरान एक टर्म सुना होगा कि कम्युनिटी स्प्रेड, है ना। जब ऐसी कोई हिस्ट्री भी नहीं है कि बाहर से आया है, तो अभी ये कम्युनिटी के अंदर
हो सकता है, ज़रूरी नहीं। अब जिस भी पर्सन को हुआ है वो बाहर गया है या नहीं गया है, पर वो कोई ऐसे कॉन्टैक्ट से मिला हो जो किसी और कॉन्टैक्ट से मिला हो, तो इसलिए इसमें भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत ज़रूरी है। इसलिए देखा गया है कि जिसको भी संक्रमण हुआ है वो पिछले दिनों में किन किन से मिले हैं, उन पर्सनस का भी सबका टेस्ट होता है, तो वो टेस्ट करने के बाद फिर आगे देखते हैं। पर अभी इसमें ये इम्पॉर्टेंट आ जाता है कि सोर्स क्या है, कहाँ से किसको हुआ है, वो जानना ज़रूरी है। तो इसलिए इसमें भी वही प्रक्रिया जैसा कोविड में कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया और पता लगाया गया कि कहाँ से किसको हुआ था, और वो सब लोग जो जो कॉन्टैक्ट में आए उन सब लोगों की भी फर्दर जो है जांच प्रक्रिया हो रही है और इसके सैंपल लेके भेजे गए हैं ताकि एक बार ये पता लगाया जा सके कि ये कहाँ से स्प्रेड हुआ है। बट इसमें अभी कुछ टाइम तक ये यही चलेगा कि हम कॉन्टैक्ट ट्रेस करें, सर्विलेंस करें ताकि हम रोक पाएँ। पर इसमें बार बार मैं यही बताना चाहूँगा कि ये जो हम जिस भी इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, ये किसी भी तरह का पैनिक क्रिएट करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ लोगों को राइट नॉलेज देने के लिए है, उनको अवेयर करने के लिए, ताकि वो सतर्क रहें किसी भी तरह की बीमारी को लेकर। सर टेस्टिंग की अगर बात करें तो टेस्टिंग की प्रक्रिया क्या है इसकी? हाँ, टेस्ट के लिए देखिए ये उस तरह का कोई आम टेस्ट नहीं है कि हमें कोई किसी तरह का फीवर हुआ और हमने कहा कि अपना मंकी पॉक्स टेस्ट करा लें किसी भी लैब के अंदर। ये सरकारी जगह पर ही अभी उपलब्ध है, जैसा NIV पुणे के अंदर, और अब एम्स में भी इसकी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और इसको आप ऐसे जाके, आपको अगर इस तरह के सिम्टम लगते हैं तब आप सरकारी अस्पताल में जाके बता सकते हैं और वहाँ से फिर इसका सैम्पलिंग लिया जाएगा। और इसका टेस्टिंग का मेथड, जैसे कहीं पर भी हमारे शरीर के अंदर इस तरह के चकते दाने होते हैं, वहाँ से फिर ये सैंपल लिया जाता है। और इसका टेस्ट वैसे ही है जैसा कोविड का टेस्ट होता था, PCR जिसको हम कहते हैं, उसी तरह का टेस्ट होता है। और ज़्यादा इसमें समय नहीं लगता रिपोर्ट आने के अंदर। तो टेस्टिंग के लिए अभी फ़िलहाल कोई आम आप प्राइवेट लैब में या सेल्फ टेस्ट घर पे इस तरह से नहीं कर सकते। सर ये फैलता जैसे जैसे फैलता है तो फैलने के कितने दिन बाद ये अपना रूप दिखाने लग जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ये हुआ कि हमें संक्रमण हुआ और संक्रमण के बाद लक्षण कितने दिन में आते हैं, क्योंकि कई बार संक्रमित हो जाता है व्यक्ति और उसको पता भी नहीं लगता है, क्योंकि संक्रमित होने के बाद लक्षण आने में समय लग जाता है। तो वो 5 से लेके 13 दिन तक का समय होता है, 6 से 13 दिन भी हो सकता है, कई बार 21 दिन भी लग जाते हैं लक्षण आने के अंदर। तो इसलिए कई बार ये होता है कि काफ़ी सारे लोग हैं, हो सकता है वो संक्रमित हुआ और उनको अभी तक लक्षण भी ना आए हों, तो ऐसी भी चीज़ हो सकती है। पर इसमें एक जो अच्छी बात है वो ये है कि अगर ये बीमारी उतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं है जैसा हमने बताया, 2-3 हफ्ते लग जाते हैं, 3 हफ्ते कम से कम ठीक होने के। हाँ देखिए, अब इसमें इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि किन लोगों के लिए थोड़ा ये ज़्यादा हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम हो सकती है। जैसा हमने सुना कि जो हमारा स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगी हुई थी, ये 1980s तक वैक्सीन लगी हुई थी, तो जिनका 1980 के बाद जितने भी लोग हैं उन लोगों को स्मॉल पॉक्स की ये वैक्सीन नहीं लगी हुई थी, जो जिनको, क्योंकि जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है वो इस पर 85% तक कारगर है, पर अभी वो उसकी उपलब्धता नहीं है उस वैक्सीन की। तो जिन लोगों को लगी है, तो 1980 से पहले जो लोग थे जिनकी उम्र अभी 45-50 के करीब होगी, तो जो इसमें एल्डरली लोग हैं, आप ही मान के चलिए कि उन सबका तो इम्यूनाइजेशन हुआ, उनको लगी हुई है पहले से वैक्सीन। पर जिनकी उम्र 40 से कम है, यहाँ पर वो वनरेबल है। जबकि हम कोविड में बात कर रहे थे कि जो एल्डरली लोग हैं उनको ज़्यादा, यहाँ पर यंग लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसलिए दर्शकों को बताना चाहूँगा कि यूथ, यंग लोग ऐसा ना समझे कि हम लोग तो हेल्दी हैं, हम लोग तो स्वस्थ हैं। उन लोगों को भी पूरी तरह से इस चीज़ को लेके सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और अभी तक कोई इसकी उस तरह से स्पेसिफिक वैक्सीन उपलब्ध नहीं है हमारे पास। सावधानी किस तरीके से बरते, मतलब मास्क, क्योंकि कोविड में तो मास्क देखा है। हाँ देखिए, मास्क वाली सावधानी तो बरत ही सकते हैं आप, क्योंकि जैसे मैंने बताया ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। इसके अलावा भी आपको साफ़ सफाई का ध्यान रखना, और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको डाउट लग रहा है जहाँ पे संक्रमण फैला हुआ है, तो वहाँ पे अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो उस तरह के आप ट्रैवल से बचें। ऐसा कोई भी लक्षण वाला आपको लग रहा है व्यक्ति, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। किसी भी ऐसा आपका पेट है या कोई भी ऐसा पेट एनिमल है या कोई भी ऐसा जानवर जिसमें आपको लग रहा है कि इसमें इस तरह की कोई बीमारी के लक्षण है या बीमार है, तो वो भी आपको, उस चीज़ से भी आपको बचाव करना है। तो सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अब ज़रूरी नहीं है, ये इंसान से इंसान, और ऐसा कोई भी आपको दिखता है तो वहाँ पर ये, क्योंकि ये कंटेजियस बीमारी है,
संक्रमित एक व्यक्ति दूसरे को कर सकता है, तो वहाँ पर आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपने जंगली जानवरों की बात करी है, लेकिन बहुत सारे पालतू जानवर भी होते हैं जो घरों के अंदर रहते हैं, उनसे तो घबराने की आवश्यकता नहीं है? हाँ देखिए, उसमें वही है कि ये थोड़ा सा आपको वॉचफुल रहने की, सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आपका पेट भी बीमार है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा ध्यान रखिए और आप उसके जो भी वेट है आप उसको दिखाइए, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये जानवरों से इंसानों के अंदर भी और इंसान से इंसान के अंदर भी हो सकती है। तो आपका डिजीज्ड एनिमल अगर उसको कोई बीमारी है तो आप उसको वेट से संपर्क करें और आपको सावधानी पूरी बरतने की ज़रूरत है। साफ़ सफाई का आप इसके अंदर विशेष ध्यान रखें।